नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी इस वक्त आपके सामने हैं। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। कल सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होने वाली है। तमाम दोनों राज्यों में जो मतदान है वो संपन्न हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 चरणों में मतदान हुए और हरियाणा में एक चरण के अंदर 90 सीटों पर मतदान संपन्न हुए। लेकिन अब इंतजार कल दिन का है, यानी 8 अक्टूबर का, जिसके लिए और उमंग के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब सुबह 7 बजे का मतगणना होगी और धीरे धीरे 10 से 11 बजे तक तस्वीर साफ होगी कि आखिर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर कौन सरकार बना रहा है। हालांकि एग्जिट पोल कुछ और बता रहे हैं और एग्जिट पोल क्या ये कल ही बताएगा। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें और हरियाणा की भी 90 विधानसभा सीटें कल सुबह 7 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और उसके बाद 8 बजे से ईवीएम की गणना शुरू की जाएगी और उसी के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार लंबे समय तक चले चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन, जमकर चली रैलियां, आरोप प्रत्यारोप के बाद किसके सिर पर जनता ने जीत का ताज सजाया है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ इंडिया वर्सेस बीजेपी के बीच चुनाव देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के तमाम सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों की बात की जाए तो दोनों में अपनी अलग अलग तरह की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। और बड़ी बात है कि जिस तरह से 5 अक्टूबर शाम 6 बजे के बाद से तो तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल आए, उसके बाद अब बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रणनीति बनाई जा रही है, भविष्य की तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए तमाम तरह की जो बयानबाजी है, रणनीति है, सलाह मशवरा है और जो पैतरेबाजी है, उन सब का भरसक इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल मतगणना के मद्देनजर तमाम स्ट्रांग रूम्स पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है और बड़ी बात कि हर एक राजनीतिक दल का एक एक नुमाइंदा भी लगातार हाथ लगाकर चील की पैनी निगाह की तरह स्ट्रांग रूम की तरफ देख रहा है। बहरहाल लंबे समय तक चले चुनाव प्रचार के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने बेहद शानदार तरीके से दोनों ही प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्विरोध तरीके से संपन्न कराया। अब सबकी निगाहें कल दिन पर, जब महज कुछ ही घंटों का इंतजार और कुछ घंटों के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, सत्ता किसके हाथ लगेगी, कौन राज तिलक करेगा, किसका भंटाधार हो, ये तो कल पता लगेगा। लेकिन कल से पहले अब आधिकारिक तौर पर प्रशासन और लगातार पुलिस प्रशासन भी जमीन पर डटा हुआ है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद सुरक्षा है और जो भी मतगणना केंद्रों पर लोग पहुंचेंगे उनके लिए एक अलग से पहचान पत्र बनाया गया है, ताकि उसी पहचान पत्र के आधार पर उन्हें इन मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं, मतगणना केंद्र जो बनाए गए हैं, उनके अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बनाया गया है। हर जगह पर नजर बनाई रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है कि कोई भी हेरफेर इस मतगणना के बीच ना हो, या फिर जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर छुटपुट घटनाएं मतगणना के दौरान में देखी जाती हैं, एक या दो पक्ष आपस में जो लगातार एक गुटबाजी देखने को मिलती है, उसके बीच कोई बड़ी घटना या बड़ी हिंसा निकलकर सामने ना आए, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, तो अगर जम्मू कश्मीर उधमपुर ने 3 टियर सिक्योरिटी के इंतजामात जो है स्ट्रांग रूम पे कायम किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर में हमने सीएपीएफ की ट्रुप्स जो है तैनात की है, सेकंड लेयर में स्टेट आर्म्ड पुलिस को तैनात किया गया है और थर्ड लेयर में जो है जिले की जो अपनी पुलिस ट्रुप्स है उनको तैनात किया गया है। साथ ही साथ इन दोनों स्ट्रांग रूम्स पे जो है डीएसपी रैंक्ड ऑफिसर्स की सुपरविजन में ये सारी डिप्लॉयमेंट की गई है। मतगणना के दिन जो है स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग सेंटर्स के बाहर के 100 मीटर का जो दायरा होगा उसको नो पेडिस्ट्रियन जोन करार देते हुए यहां पर किसी ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जाएगा और जो अधिकृत लोग हैं जिनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, वही लोग जो है वो मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम्स के अंदर, काउंटिंग सेंटर्स के अंदर आ सकते हैं। इसलिए एक डिटेल्ड जो है ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी हम इशू कर रहे हैं और उसकी सूचना जल्द ही जल्द जो है सारे नागरिकों को दी जाएगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिला इंतजामिया और जिला पुलिस उधमपुर के इस इंतजाम के चलते जो है काउंटिंग बड़े ही पीसफुल तरीके से गुजरेगी और लोगों को भी किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी।
देखिए, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 4 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 2 काउंटिंग सेंटर्स डिग्री कॉलेज विमेन में है और 2 काउंटिंग सेंटर्स डिग्री कॉलेज बॉयज में है। इसके लिए जो है काउंटिंग सेंटर्स के बाहर, जैसे मैंने बताया, 100 मीटर तक की जो रोड है उसको नो पेडेस्ट्रियन जोन, नो ट्रैफिक जोन, नो पार्किंग जोन करार दिया जाएगा। और उसकी बैरिकेडिंग भी जो है हम वहां पर जो मोड़ होंगे वहां पर करेंगे। साथ ही साथ जिनको काउंटिंग सेंटर्स के अंदर आना है, जैसे कि सिविल स्टाफ है या एजेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के या फिर बाकी जो मुलाजमीन है, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी नजदीकी पार्किंग लॉट्स में की जा रही है। और इसका एक डिटेल ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो है हम इशू कर रहे हैं ताकि सिटीजन्स को जो है एडवांस सूचना मिले। देखा आपने कि किस तरह से तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार मतगणना की प्रक्रिया को बेहद पुख्ता तौर पर जमीन पर उतारने के लिए लगी हुई हैं। बाकायदा अलग अलग जगहों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर पर भी कई स्तर की जो सुरक्षा है उसको जमीन पर उतारा गया है। और सीधे रुक कर रहे हैं कठुआ की तरफ, हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बताइए और जानकारी साझा कीजिए। कल सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी, उसको लेकर व्यवस्थाएं क्या कुछ नजर आ रही हैं? 8 बजे जो है कठुआ के काउंटिंग सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शुरू हो जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मतगणना के दौरान 100 मीटर का जो दायरा है मतगणना केंद्र के बाहर, वहां पर नो पेडेस्ट्रियन जोन बना दिया गया है। और कठुआ की बात करूं तो वहां पर कालीबड़ी जो नेशनल हाईवे से कठुआ की तरफ जो रोड जाता है उसके ऊपर वाहनों की को प्रतिबंधित किया गया है। और कठुआ शहर की तरफ से जाऊं तो वहां शहीदी चौक से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन 100 मीटर का दायरा जो नहर का पुल बनता है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गया, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं होगी सिवाय उन लोगों के जो मतगणना में शामिल हैं, जहाँ पत्रकार जो मान्यता प्राप्त जो इलेक्शन कमीशन कार्ड पाए हुए लोग हैं उनको ही आगे जाने दिया जाएगा। कठुआ जिला की बात करूं, विधानसभा क्षेत्र है यहाँ वहाँ पर, और 6 विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग के लिए अलग अलग हॉल जो है कठुआ के डिग्री कॉलेज में बनाया गया है। हर एक हॉल के अंदर 13 टेबल जो है वो लगाए गए हैं और हर एक टेबल पर 3 कर्मचारी जो है मतगणना के लिए तैयार रहेंगे। और जो पार्टियों के जो एजेंट्स हैं उनको भी जो जाला लगाया है एक लोहे का, उसके बाहर से ही देखना पड़ेगा। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो काफी सख्ती से है। डॉक्टर राकेश मिनास जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं कठुआ के डीसी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 3 टायर सुरक्षा जो है वो इस पूरे मतगणना केंद्र के बाहर चारों तरफ बनाई गई है। रंजीव, अक्सर काउंटिंग के दौरान 2 पक्षों के बीच जो टकराव होता है वो भी देखने को मिलता है। हालांकि कठुआ एक ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी डोमिनेंट बताया जा रहा है, जैसे आपने भी जानकारी कही, रिपोर्ट भी यही बता रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर 2 पक्षों के बीच टकराव जैसे हालात बनते हैं, उसको रोकने के लिए या फिर उसको सामान्य करने के लिए क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं? क्या कोई जागरूक अभियान भी चलाया गया है कि ठीक है रिजल्ट जो भी होता है वो आप नॉर्मल बनाए रखिएगा? शीतल, मैं बताऊं कि क्योंकि मतगणना केंद्र के बाहर जो समर्थक होते हैं, जितने भी जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों की भीड़ रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। सुरक्षा बल वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस इलाके में भी स्थापित कर दिए गए हैं। और लगातार वहां पर 3 टायर सुरक्षा जो है वहां पर दी जा रही है, क्योंकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन ना बने और शांतिपूर्ण ढंग से ये जो मतगणना प्रक्रिया है ये पूरी हो सके। और बड़ी बात है कि मतगणना एक तरफ, कार्यकर्ताओं, नेताओं, राजनीतिक दलों का उत्साह एक तरफ, ग्राउंड जीरो पर जो तमाम राजनीतिक दलों को आप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखते आए, मतदान हो रहा था उनको ऑब्जर्व करते नजर आए। अब जब कल का कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, उसको लेकर जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल हैं, कितने उत्साहित हैं और कितने संतुष्ट हैं कि जितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ उतने ही शानदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना भी होगी? बिल्कुल, मतगणना को लेकर जो पार्टियों के समर्थक हैं काफी उत्साहित हैं और अपने अपने प्रिय उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। और उनको लेकर क्योंकि वहां पर भीड़ होना लाजमी है, तो 6 जिलों से समर्थक जो है 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कठुआ में पधारेंगे, तो
वहां पर जाम लगना या भीड़ होना लाजमी लगता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं सुरक्षा के, और शांतिपूर्ण तरीके से ये सारा प्रक्रिया होने ही जाए, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और देखना है कि कल सुबह जैसे ही मतपेटियों को खोला जाएगा किसकी जीत सुनिश्चित होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल रंजीव, एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक हलचल किस तरह की जमीन पर नजर आ रही है? राजनीतिक तौर पर हम देखें तो कठुआ में भाजपा को ही बढ़त है, क्योंकि पिछली बार की बात करूं तो 5 विधानसभा सीटें थी। इस बार परिसमन के बाद 6 विधानसभा सीटें हो गई हैं, क्योंकि जसरोटा को भी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है। तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार लोगों में काफी उत्साह है लोगों की जीत को लेकर, अपनी अपनी जीत को लेकर। लेकिन 2-3 जो सीटें हैं वहां पर एक तरफा भाजपा का मुकाबला है, 2-3 सीटों पर जो है वो आजाद के, एक सीट पर आजाद के साथ भी मुकाबला है। कठुआ आरक्षित सीट की बात करूं तो वहां पर बसपा के साथ मुकाबला है। लेकिन बात करूं तो भाजपा को बढ़त, जो पिछली बार 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, इस बार भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन एग्जिट पोल में 5 सीटें जो है वो भाजपा के पक्ष में दिखाई जा रही हैं। ठीक है रंजीव, ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके बाद अब जब कल मतगणना होगी तो उसके बाद क्या तस्वीर होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। इरशाद भी इस वक्त बारामूला से हमारे साथ बने हुए हैं। इरशाद, बारामूला में मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? हम बारामूला के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे शौकत अली स्टेडियम में जो है कल काउंटिंग होगी, और इसके चलते यहाँ पे तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि मींगा शरफा के साथ साथ चाहे दीगर जो नोडल ऑफिसर है या दीगर जो वहाँ पे अमला बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या सिक्योरिटी फोर्सेज का, और तमाम तर इंतजाम जो है आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रहे हैं। क्योंकि कल जो है बाकायदा तौर पर 7 बजे के बाद जो है यहाँ पे काउंटिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और इसके चलते जो है यहाँ पे 7 असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे मूली के हवाले से बात करें, बारामूला, रफियाबाद या टंगमर, पटन या बागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें, जहाँ पे बाकायदा तौर पर इन कॉन्स्टिट्यूंसी की जो काउंटिंग है वो कल शौकत अली स्टेडियम में होगी। और इसमें बाकायदा तौर पर अगर चाहे बारामूला के हवाले से बात करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ चाहे यहाँ पे AIP के जो उम्मीदवार हैं इनके बीच में जो है कांटे का मुकाबला है। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे उड़ी के हवाले से बात करें, जहाँ पे आवाज पहुंची अब तक? लगता है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के 20 जिले, जम्मू संभाग के 10 और कश्मीर संभाग के 10, कुल मिला के 90 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश में 3 अलग अलग चरणों में 24, 26, 40 अलग अलग गिनती के अनुसार मतदान हुए। उसके बाद अब सबकी निगाहें स्ट्रांग रूम के बाद काउंटिंग सेंटर पर, जहां पर अलग अलग जिलों में तरह तरह के काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। हर एक राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं वो भी उन इलाकों पर डेरा डाले हुए हैं, और कुल मिलाकर उत्साह के साथ इस वक्त अब सबकी निगाहें काउंटिंग पर जा टिकी हैं। फिदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिदा, ग्राउंड जीरो की तस्वीर बताइए और समझाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से अलग अलग 3 फेजेस में मतदान हुआ, मतदान के बाद अब सबकी निगाहें कल काउंटिंग पर जा टिकी हैं। काउंटिंग को लेकर इंतजाम क्या कुछ कह रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज कितनी संतुष्ट और कितनी सेटिस्फाई नजर आई हैं? 2-4 चीजें हैं कि मतदान हुआ है और मतदान जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया है। अब सिर्फ एक दिन बचा है और शायद आज की रात लंबी होने जा रही है, और ये रात कितनी लंबी होगी, सभी जितने भी प्रत्याशी हैं और उनके चाहने वाले जितने भी हैं वो आज रात यही सोच रहे होंगे कि कल क्या होगा। जब ईवीएम खुल जाएंगे तो उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो उनके दिलों की धड़कनें आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। कार्यकर्ता जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं इस वक्त, और कार्यकर्ता इस वक्त जितने भी पोलिंग एजेंट थे उनको फिर से बुला रहे हैं कि बताएं उस पोलिंग स्टेशन पे हमारी कितनी बढ़त होगी, लेकिन बढ़त कितनी होगी, कमी कितनी होगी। फिलहाल मैं शहीद हुमायूं मुजम्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग के बाहर हूँ, जहाँ कल आप इसी गेट के बाहर गहमा गहमी देखेंगे। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजेंगे, यहाँ पर नारे लगेंगे एक दूसरे के पार्टियों के, लेकिन यहाँ पे सभी तैयारियां मुकम्मल की गई है। और यहाँ पे कल जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए बैठने की जगह, यहाँ पे मीडिया के लिए बैठने की जगह, और आम लोग जो है शायद यहाँ से उस रास्ते के लिए उनको
बिठा दिया जाएगा, क्योंकि अक्सर जब हमने देखा यहाँ पे जब लोकसभा के इंतखाबात हुए, जब नतीजे सामने आ रहे थे तो पटाखों की आवाज यहाँ से ही सुनाई दे रही थी। बिल्कुल। और कल ये माना जा रहा है जीतेगा उसके लिए ढोल नगाड़े बजेंगे, तालियां बजेंगी, मालाएं पहनाई जाएंगी, फूलों की बरसात होगी, लेकिन जो हारेगा उसकी नाराजगी भी नजर आएगी। तो लिहाजा किसी तरह का क्लैश ना हो काउंटिंग के रिजल्ट के बाद, उसको लेकर भी पूरे इंतजाम है। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, उनके जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये मेन गेट की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार है वो नजर आ रहे हैं। किसी को भी जो कोई अंदर जा रहा है उसको उसकी बाकायदा तौर पे तलाशी ली जा रही है, उनका शिनाख्ती कार्ड जो है वो देखा जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन कुणाल, जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं पे दक्षिण कश्मीर से ही निकलती है, और इस चाबी और ताला जो है दोनों दक्षिण कश्मीर में है। किसकी चोली में सबसे ज्यादा सीटें जाएगी तो शायद उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय होगा। ये हमने देखा 2002 में भी, 2008 में भी और 2014 में भी। ये तीन तस्वीरें हमारी आंखों के सामने अभी भी नजर आ रही है कि जब 2002 में यहाँ पे पीडीपी को 14 से 15 सीटें मिली तो उनका मुख्यमंत्री बना, और 2008 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो दक्षिण कश्मीर ने सपोर्ट किया, और 2014 आते आते यहाँ पर पीडीपी को एक बार फिर यहाँ से काफी ज्यादा सीटें मिली और सत्ता में आ गई। लेकिन कल सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी वो देखने वाली बात है। लेकिन इरशाद भी बने हुए हमारे साथ ग्राउंड से, उनके पास फिर से एक बार जाना चाहेंगे। इरशाद, आपका संपर्क कर चुका था, लेकिन इरशाद, इसमें कोई दोहराई नहीं कि 2024 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल फेयर प्रोसेस के साथ हुए हैं, पारदर्शी तरीके से हुए हैं, सकुशल संपन्न हुए हैं, कोई बाइकआउट की कॉल नहीं, कोई किसी तरह का हस्तक्षेप अलगाववाद और आतंकवाद की तरफ से नहीं दिखाई दिया। लेकिन मतगणना कल होनी है, ऐसे में इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया चाहेगा कि कंप्लीट ये फेयर तरीके से संपन्न हो जाए, कोई घटना ना हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जो इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया लगातार ये कह रहा था कि हमारे लिए लोकतंत्र की बड़ी जीत है, क्योंकि कोई इसमें छुटपुट घटनाएं भी देखने को नहीं मिली है चुनाव के दौरान में। तो कल तक पूरी तरीके से जो मतगणना है वो कंप्लीट हो, संपन्न हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसकी क्या तैयारियां हैं अभी तक फिलहाल? देखिए शीतल, अगर हम बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें क्योंकि तमाम तर इंतजाम जो है वो पहले से ही मुकम्मल किए गए। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे शौकत अली स्टेडियम, जहाँ पे स्ट्रांग रूम होगा, इसके साथ साथ काउंटिंग हॉल होगा, और वहाँ पे भी बाकायदा तौर पर जो है स्नैपर डागू के साथ साथ चाहे ड्रोन कैमराज वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर सीसीटीवी कैमराज वो भी नस्ब किए गए हैं। और कल सुबह सवेरे जो है 7 कांस्टेंसी थी, जिसमें उड़ी के साथ साथ रफियाबाद, सोपोर या पटन, वागुरा या टंगमरग की जो कांस्टेंसियां हैं, हालांकि जहां पे पिछली दफा असेंबली इंतखाबात में वोट डाले गए, हालांकि उसके जो नताइज हैं वो कल सामने आएंगे। कौन कैंडिडेट, कौन उम्मीदवार यहाँ पे जीत के आएगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से या नोडल ऑफिसर जो स्ट्रांग रूम में है वहाँ पे तैनात किया गया है, उनकी तरफ से जो है खातिर का इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए एग्जिट पोल जो हमने बाकायदा तौर पर जो है गुलिस्तान पे जो नशर किया, उस हवाले से यहाँ पे चंद लोग जो है मुतमईन है, चंद लोग जो है नाराजगी का इज़हार कर रहे हैं। और देखा जाए अब ये जो ठीक है फिदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ग्राउंड से जानकारी देने के लिए और ये लोगों को अपडेट करने के लिए इस वक्त की क्या स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है और कल की किस तरह की तैयारियां हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 50 मीटर सड़क खराब है, तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है, और जो रिमेनिंग 3,217 है
उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहां से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरनकुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरनकुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सर, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो तकलीफें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फर्ज है। मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में। इन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी। इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए। इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया। इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होम गार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर, आज एक और रेड हुई है, आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है।
ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा। इस वक्त आप दिल्ली से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां पर दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं नहीं जाइएगा। बेबी चाहे जो बनना चाहे, बचपन बनाए लिटिल एंजल। इंडियाज फाइनेस्ट बेबी पैंट्स। चलते 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 नाज बर्दारी बकर है Nani angin maç zuni zakasan. Zikri hindi josh dil tatravan ko. Şarkı şurik Andim monnu. Madhusudan 100% desi ghee. Purity tested by gas chromatography. Madhusudan dahi. UHT milk and charge. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। अब वक्त तो चला है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। और एग्जिट पोल के बाद इस वक्त सियासी बवाल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी गरमा चुका है और बीजेपी नेताओं ने एग्जिट पोल को नकारा है। एग्जिट पोल के बाद बैठकों का दौर भी चल रहा है, यानी ये खिचड़ी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पक रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि हम सरकार बना रहे हैं और कई सारे एग्जिट पोल में वो सरकार बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ अब पीडीपी ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हम इस गठबंधन के साथ तीसरे दल के तौर पर जुड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे। इस वक्त यही सरगर्मियां हैं, मेल मिलाप शुरू हो रहा है, बातचीत भी शुरू हो रही है। आधा दर्जन अलग अलग एजेंसियों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही प्रदेशों में 90 सीटों पर अलग अलग पोल दिखाए, जहां हरियाणा में बीजेपी सत्ता से बहुत दूर और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 50 के आंकड़े को क्रॉस करती नजर आई। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो किसी भी एक राजनीतिक दल को अकेला मैजिकल फिगर नहीं मिला है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आंकड़े जो मैजिकल फिगर के करीब नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात, इसी कड़ी में बीते दिन हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीडीपी नेता ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सरकार बनाने में हमारी जरूरत पड़ती है तो हम अनकंडीशनल उनको अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही अलग अलग एग्जिट पोल के जो अलग अलग आंकड़े हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, इंडिया टुडे ग्रुप, जहां पर बीजेपी को 27 से 32, इंडिया अलायंस को 40 से 48, पीडीपी को 6 से 12, अन्य को 6 से 11 देता नजर आया। दैनिक भास्कर ने 20 से 25 बीजेपी को दिए, कांग्रेस इंडिया अलायंस को 35 से 40, पीडीपी को 4 से 6, अन्य के खाते में गए 12 से 18, पीपुल्स पल्स 23 से 27, इंडिया अलायंस 46 से 50, पीडीपी 7 से 11, अन्य 6 से 10। और गुलिस्तान न्यूज जेके मीडिया ने जो एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल किया वहां पर बीजेपी 28 से 30, इंडिया अलायंस 37 से 40 और पीडीपी 6 से 7, अन्य के खाते में भी हमने देखा 9 से 13 जो नंबर है वो जाते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। और जो गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल आया था उसके बाद जो लोग भी फीडबैक कर रहे हैं अपने मैसेजेस के जरिए या फोन के जरिए, तो उनका कहना है कि ये सटीक एग्जिट पोल नजर आ रहा है। जो इस वक्त की सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, जिस तरह से बीजेपी ने अपना जोर जम्मू के अंदर आजमाया है, उस जोर के हिसाब से बीजेपी के लिए यह आंकड़ा थोड़ा सा कम पड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि उनका आंकड़ा 30 से ऊपर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम बहुमत के बिल्कुल आसपास होंगे, और अगर ना भी होंगे तो कुछ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या पीडीपी जो बाहरी समर्थन देगी तो वो मिलाकर हम सरकार बनाएंगे। हमारे लेकिन साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार भी जुड़े हैं। विनोद जी, आपने भी पूरा जो मेगा कवरेज था एग्जिट पोल का वो भी आपने हमारे साथ कवर किया, शानदार तरीके से हमने जनता तक पहुंचाया भी। किस तरह के जो फीडबैक है तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखने के बाद राजनीतिक दल देते नजर आ रहे हैं, और कौन कितना संतुष्ट है और कौन अभी भी है जो लास्ट मोमेंट तक कह रहा है कि भाई ये एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जैक्ट पोल में बदलने के लिए 8 तारीख का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, कल 8 तारीख है। कल सुबह तड़के से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि 12 बजे तक तस्वीर ऑलमोस्ट कुणाल और शीतल क्लियर हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोगों की एक इस इच्छा थी, लोग चाहते थे कि 2014 में चुनाव हुए थे और अब 2024 में हो रहे हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स भी सौंपी है। 90 सीटों पे चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हटके हो रहा है। लोग अब चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए उनको। 2018 से लेकर जून 2018 से जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था, तब से यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है। और बार बार मैं अपनी डिबेट्स में ये कहता हूँ कि चुनी हुई सरकार वर्स्ट से वर्स्ट हो, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक जो रजीम होता है उससे बड़ी बेहतर होती है। लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है, और उन्होंने उसी उत्साह के साथ वोट कास्ट किया। विनोद जी, दूसरा एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा। थोड़ा सा मुझे ये होता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट जो है वो बना है। नहीं, लेकिन उसके लिए हम कह सकते हैं ना, वो एक बड़ा बॉलीवुड वाला डायलॉग है, यू कैन लव एग्जिट पोल, यू कैन हेट एग्जिट पोल, बट यू कैन नॉट इग्नोर एग्जिट पोल। तो आप जिनके फेवर में आंकड़े जा रहे हैं उनको पसंद आ रहा है, जिनके फेवर में नहीं जा रहे हैं वो नकार रहे हैं, लेकिन आप इनसे नजरें ओझल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो 8 तारीख की मेगा पिक्चर कल नजर आएगी सुबह 8 बजे से, उससे पहले ट्रेलर तो हमने दे ही दिया। जी बिल्कुल, ट्रेलर बड़े अच्छे तरीके से दिया। जो टफ सीट थी वो भी हमने आपको बताया, जिसमें हल्का फेरबदल था, जिसमें कोई कैंडिडेट हल्का जीत दर्ज करता है वो भी हमने दिखाया, और जो बिल्कुल विजयी थे वो भी हमने दिखाया। क्योंकि हमारी टीम ने मशक्कत की, कड़ी मेहनत की, और हर एक सीट पे हर एक पहलू, उनके जो समीकरण रहते हैं, धार्मिक समीकरण रहते हैं या फिर जातिवाद के समीकरण रहते हैं, उन सबको ध्यान में रखा, और उसके बाद हमने अपने ये सर्वे दिया है, एग्जिट पोल दिया है। तो मुझे लगता है कि लगभग उसी के आसपास नतीजे भी आने की उम्मीद है। नहीं, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या एग्जिट पोल के जो नंबर हैं रियल जो पोल्स हैं उसमें तब्दील होने में एक सबसे बड़ा कारण क्या साइलेंट वोटर का है, जो अपने मन की बात बिल्कुल भी बयान नहीं करता, चुनाव से पहले भी मतदान के बाद भी, जिसकी वजह से जो एजेंसियां हैं वो जो नंबर्स, उनके जो नंबर्स हैं उनके रियलिटी में तब्दील नहीं हो पाते। साइलेंट वोटर इसमें कितनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपने देखा वो कह रहे हैं कि भैया वोटर एकदम साइलेंट है, समझ नहीं आ रहा किस मुद्दे के हिसाब से वो वोट कर रहा है, तो वो अपनी जो पॉलिटिकल रणनीति है उसको जमीन पर उतारने में कई बार राजनीतिक दल खुद फेल हो जाते हैं। कुणाल, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 87 में बहुत ज़्यादा बहुमत हुआ था, फिर बंगलिंग के आरोप लगे, उसके बाद आतंकवाद आया, और लंबे अंतराल के बाद 96 में इलेक्शन हुआ। 96 के इलेक्शन हम देखते थे कि वोटर खुलकर समर्थन करता था। जिसने एनसी का समर्थन करना है उसने अपने घर में एनसी के झंडे लगाने हैं, और बैचेस लगा के बाजार में सब्जी खरीदने भी जाना है, तरकारी खरीदने भी जाना है। उसके बाद आ गया 2002 में, थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, और उसमें हल्का हल्का सा बदलाव आने लगा। लोग नारे उसके भी लगाने लगे और उसके भी लगाने लगे। अब हम 2024 में पहुंचे हैं, तो इस बार हमने देखा है कि एक नेता एक मोहल्ले में जाता है, वही लोग उसका वेलकम करते हैं, उसको उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, और वही लोग दूसरे नेता की भी, मतलब वोटर इतना समझदार, विवेकपूर्ण हो चुका है
कि लास्ट मोमेंट तक नहीं बता रहे कि मैंने वोट किसको विनोद कॉस्ट जी किया है। जो ट्रेंड बता रहे हैं और जो इतिहास बता रहे हैं जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में आज तक कभी ऐसी सरकार नहीं बनी जब केंद्र में कोई और हो या जम्मू कश्मीर में कोई और हो। कांग्रेस केंद्र में होती थी तो कांग्रेस यहाँ का उसका सरकार का अंग होती थी। मात्र 2002 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में थी उस समय बीजेपी यहां पर सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन बीजेपी उस स्थिति में नहीं थी, उतना नंबर बीजेपी के पास नहीं था। लेकिन अगर 2024 में ऐसी सिचुएशन बनती हैं तो क्या कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां इस तरफ जाएंगी कि वो जो केंद्र में जिसकी सत्ता नहीं है उसके साथ यहां पर सरकार बनाएंगे? और दूसरा इसी के साथ एड ऑन मेरा सवाल रहेगा, ये सरकार कितनी स्थिर रहेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, क्योंकि ये कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट हो जाएगी, जम्मू एक तरफा हो जाएगा और जम्मू से अगर बीजेपी के पास 25 से 30 का आंकड़ा आता है तो ये तो पूरा जम्मू इग्नोर हो जाता है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जम्मू के पास नहीं रहेगा। तो क्या अब संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या कश्मीर बहुत सारी नई चीजें खुल करके सामने आ रही है। एक तो जैसे आपने कहा कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती थी जम्मू कश्मीर में भी उसकी सरकार होती थी। आपने भी देखा होगा रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। अभी इंजीनियर रशीद की स्टेटमेंट कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो भी बनाए लेकिन संचालन रिमोट जो है दिल्ली के पास ही होगा। एक चीज आपकी ये क्लियर होगी। और दूसरी, अगर आप ये कहते हैं कि जिस तरीके से कमान जो है दिल्ली के पास रहेगी, एलजी को अधिक पावर्स दी गई हैं, फिर बीजेपी के पास 5 या यूं कहिए कि एलजी के पास 5 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार भी दिया गया है। और आज 3 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें राम माधव को माना जाता है कि सूत्रधार हैं कश्मीर को सरकार बनाने में, सरकार तोड़ने में, सरकार का जोड़ तोड़ करने में वो बड़े माहिर हैं। उन्होंने 2014 में जो भूमिका निभाई थी हम अभी तक नहीं बोले हैं, ना ही कश्मीर के पॉलिटिशियन बोले हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही है कि अगर देखिए क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट अगर 28 भी आती हैं 43 में से, तो ये भी माना जाएगा कि जम्मू में बीजेपी ने ऑलमोस्ट सीटें ले ली। और दूसरी ओर अगर एनसी वहां से ज्यादा सीटें ले लेती है तो आपको किसी न किसी तरीके से जम्मू को रिप्रेजेंटेशन सरकार में देनी पड़ेगी। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आपका बड़ा चंक जी बीजेपी के साथ है लेकिन सरकार में वो हिस्सा नहीं है। इस पूरे इलेक्शन के दरमियान एक बेहद एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम किया, जम्मू का अखाड़ा। मैं ये सवाल करना चाहूंगा, जब आप जनता से सीधे रूबरू हो रहे थे तो क्या जनता खुलकर ये बोल रही थी कि वो समझदार है, जानती है कि अगर राज्य की सरकार या प्रदेश की सरकार को दिल्ली का प्यार दुलार सपोर्ट मिलता है तो स्टेट की डेवलपमेंट डबल गति से आगे बढ़ती है? तो लिहाजा क्या वो चीज समझ रहे थे कि भाई सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसको दिल्ली का पूरा सपोर्ट मिले, फंड इजीली रिलीज होती रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छा नजर आए और व्यवस्थाएं और जो तमाम परियोजना है वो डबल या ट्रिपल स्पीड के साथ आगे बढ़े? कुणाल, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि भावनात्मक राजनीति ज्यादा हावी हो जाती है। कुणाल, ये आप मान के चलिए, आप देखिए तरक्की तो हुई है, IIT एम्स आया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, आप हाईवे पे जाइए कितना लगातार निरंतर काम जा रहा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं करता है। कोई कहता है कि हमने 370 को हटा दिया और 35 को रिपील कर दिया, आपको जोड़ दिया, वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया, वेस्ट पाकिस्तान। तो दूसरे लोग कहते हैं कि इतना बिजली का बिल हमारे पास कभी नहीं आया। वो दूसरी नब्ज पकड़ते हैं, वो दूसरी नब्ज पकड़ते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमें रोजगार मिला नहीं मिला, इन्फ्लेशन रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता। तो ये मैंने चुनाव के दौरान देखा है कि भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा हवा दी जाती है और वोटर भी भावनात्मक मुद्दों पे ही उलझ जाता, जोर दे रहे। विनोद जी, दूसरी बात यह भी है, जो मैनिफेस्टोज हमने देखे हैं, कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, जो भी इसमें चीजें हैं, जैसे फ्री बिजली की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो या अन्य चीजें हो जो मैनिफेस्टोज में रखी गई हैं, क्या वो पॉसिबल हैं बिना दिल्ली के? या जो दिल्ली की जड़ें अगर यहां से इन शाखाओं के साथ कनेक्ट ना होंगी तो क्या वो मैनिफेस्टोज को पूर्ण कर पाना? इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल ले लीजिए, क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री हों या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, समय समय पर किस तरह से दिल्ली के चक्कर काटते रहे, फंड रिलीज कर दीजिए, बिजली फ्री कर दी है, उनको पैसा देना है, हमने व्यवस्थाएं कर दी है, उसके बाद फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। मतलब आपने चुनाव में ऐलान तो कर दिया, अब दिल्ली का आपको सपोर्ट नहीं मिला, उसके फिर बाद आप अपने प्रदेश की राजधानी से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं।
बिल्कुल कुणाल, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, 2 मिनट ले लूंगा आपसे। जम्मू कश्मीर की सरकार हमेशा ही कटोरा लेकर के दिल्ली के द्वार पे खड़ी रहती है। हमारी मजबूरी है कि हम अपने एम्प्लॉइज को अपनी सरकार की ओर से सैलरी तक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी हमें दिल्ली से लानी पड़ती है। तो क्या मान लिया इस वक्त ये इस मांग को लेकर के यूनाइट हैं कि दिल्ली ने हमारे साथ गलत किया, हमारा विशेष दर्जा ले लिया, हमारा झंडा ले लिया, संविधान ले लिया, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता है कुणाल भाई। और मैं फिगर बताता हूं आपको, जम्मू कश्मीर की बजट कहती है, अर्थव्यवस्था कहती है कि हमारा 63% जो बजट है वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है, जिसमें मोटा चंक जो है पेंशन और सैलरी है। उसके अलावा बड़ा चंक जो है, जो हमने उधार लिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसका इंटरेस्ट जाता है, मिसलेनियस खर्चे इतने ज्यादा हैं। सिर्फ विकास होता है तो 1 रुपया अगर बजट है तो 37 पैसे का आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप विकास के नाम पर भी केंद्र पर निर्भर हैं, आप सैलरी देने के नाम पर भी केंद्र से पर निर्भर हैं, तो कैसे आप इग्नोर कर पाएंगे उस दिल्ली में बैठी हुई सरकार। अब बड़ा सवाल ये भी है कि 2014 में हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि पीडीपी बीजेपी को एक साथ आते हुए देखा। इस बार आपको लग रहा है क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर से नजर आ सकता है एक साथ आता हुआ? देखिए, राजनीति में किसी भी संभावनाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आज सुबह कोई दोस्त है, राजनीति में शाम को दुश्मन भी बन सकता है और दूसरा दोस्त भी बदला जा सकता है। और जैसे शीतल ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, आपने भी पूछा था कि आपको रिप्रेजेंटेशन जम्मू में मिल रही है बीजेपी को और कश्मीर में मिल रही है एनसी को। जब आप सरकार का गठन करते हैं तो क्या आप सिर्फ कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करेगी सरकार, क्या जम्मू को नहीं लेगी? क्या एलजी वर्सेस कश्मीर गवर्नमेंट, ये इस तरह का दृश्य देखने को मिल सकता है, दिल्ली वाला दृश्य? ये दिल्ली में 239AA के तहत सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में 239A के अधीन सरकार बनी। पॉडिचेरी पैटर्न हमने लिया है। दिल्ली में आपने देखा होगा आए दिन एलजी और सीएम के बीच में तकरार रहता था, और 239A के तहत यहां पर भी उस तकरार की संभावनाएं या आशंकाएं, संभावनाएं वर्ड गलत रहेगा, आशंकाएं बनी रहेंगी। और मुझे लगता है कि इस तरह का ही, और आपको पता है हंग असेंबली आती है तो खिच तो स्वाभाविक बात है। हंग असेंबली ठीक है, लेकिन ये फिर अगर सपोज मानिए अगर नंबर ऐसे नजर आते हैं जहां पर सरकार में एनसी है, कांग्रेस है और पीडीपी है, और बीजेपी अपोजिशन में है या बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं है, तो ये जम्मू की जनता के साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी कि जिन एमएलए को उन्होंने जिताया, एक तरफा वोट दिया, एक तरफा सपोर्ट दिया, वो सरकार में कहीं नजर ही नहीं आ रहे, तो जम्मू का टोटली इग्नोरेंस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कुणाल, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो देश के गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़ा सोच समझ करके 2014 में एक लंबा समय लिया था और उसके बाद अलायंस किया था। उस वक्त भी सेम ही स्थितियों में जम्मू से 25 सीटें थी और उस तरफ पीडीपी को 28 सीटें थी। और आप क्या 25 जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को इग्नोर कर सकते हैं? उनके साथ कितनी आवाम जुड़ी हुई है, मोटे से बड़े से चंक, बड़े से जनता को आप इग्नोर कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस पर सोचना पड़ेगा, आंकलन करना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी दीगर जमातें हो, कि क्या आप वाकई में जम्मू को साइडलाइन करना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या उनका भी नुकसान है, पॉलिटिकल लॉस है? मैंने पहले ही बताया शीतल जी, मैंने पहले ही बताया कि ये कटोरा लेकर के दिल्ली के इर्द गिर्द घूमते हैं, दिल्ली के द्वार में घूमते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन होता है, आप नीति आयोग के आसपास घूमते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कैसे चला पाएंगे। आप मुझे बताइए, आपने रिसोर्सेज हैं क्या इनके? और अगर आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टर्न, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एनसी और बीजेपी की सरकार अगर हम मान भी ले बाय द वे बन जाएगी, तो फिर आपको तस्वीर, बिग पिक्चर क्या नजर आती है? देखिए, बिग पिक्चर ये रहेगी तो एक तो मंत्रालय कम होते हैं, ये 239A के तहत मंत्रालय, आपके पास मंत्री कम होंगे, लेकिन ये है कि अगर बनती है तो स्थिर रहेगी। कब तक रहेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हंग असेंबली में ये आशंकाएं निरंतर बनी रहती हैं कि कौन किसको छोड़ के जा रहा है, कौन किसके साथ लगातार प्रेम निभा रहा है। लेकिन विनोद जी, कश्मीर के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका बीजेपी के साथ आना मतलब नुकसानदेह,
जैसे पीडीपी के साथ जो बीजेपी का गठबंधन हुआ तो उसका नुकसान हुआ। फिलहाल बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर, रिजल्ट के बाद 5 विधायक मनोनीत होंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, रिजल्ट के बाद 5 विधायक जो है वो नॉमिनेट होंगे। 9 तारीख को 5 नाम सामने निकल कर आएंगे। गृह मंत्रालय और राजभवन के बीच बातचीत जारी है और जब ये 5 नाम आएंगे उसके बाद अब क्या जो तस्वीर है वो जमीन पर निकल कर आएगी, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से। अब समझाइए इस पूरी खबर के पीछे की कहानी। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन मई 2022 में दी और उस रिकमेंडेशन में ये लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे एरियाज में या ऐसे ऐसे समुदायों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है तो लिहाजा इनको मनोनीत किया जाए। और डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको 2 विस्थापित, उसमें कश्मीरी वर्ड यूज नहीं है, कश्मीरी पंडित वर्ड यूज नहीं है, 2 विस्थापित जिसमें एक फीमेल लाजमी है, एक फीमेल और एक मेल। दूसरा लिखा है कि एक आपको रिप्रेजेंटेटिव जो है पीओजे के रिफ्यूजीज वो नहीं रहते हैं असेंबली में, उनको रिप्रेजेंटेटिव एक उनको मनोनीत करना है। 2 पहले से ही हमारे एक्ट में लिखा हुआ, 2 पहले से ही फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन हाउस में रखने के लिए 2 फीमेल्स को, यानी 5 आपको रखनी है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि तुरंत ठीक 8 तारीख को यानी कल हमारे मतगणना होगी और 9 को 5 लोग मनोनीत किए जाएंगे, तो फिर ये बात यह है कि मनोनीत जो एमएलए होंगे उनको वोटिंग राइट होगा और एक संभावना बनाई जाएगी, एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि जो सबसे संवैधानिक बता रहा है। अच्छा, अगर तमाम दर्शकों के लिए थोड़ा सा सिंपल वे में समझाइए, ये लोग जो नॉमिनेट होंगे इनका रोल क्या होगा, किस तरह से काम करेंगे और प्रोसीजर क्या है, मतलब थोड़ा समझाइए डिटेल में, बहुत सिंपल अंदाज में, जो लोग समझना चाहें कि ये 5 लोग किस तरह से काम करते नजर आएंगे और यही आगे कैसे एक अहम रोल निभाएंगे। चुनने का अधिकार एलजी के पास या गृह मंत्रालय के पास? एलजी के पास, एलजी काम करते गृह मंत्रालय के अंदर। देखिए, ये जो बात आपने कही है कि रिजल्ट के तुरंत बाद इनको मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, उसको हम इस बात के साथ जोड़ते हैं कि अगर मनोनीत 5 सदस्य बीजेपी के हो जाते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है, वो नहीं है, तो अगर एलजी सबसे बड़ी पार्टी को बुलाता है तो हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी बड़ी हो जाए और पहले अवसर बीजेपी को मिला जाए। तो हो सकता है कि उस परिस्थिति में ऐसा वो कर सकते हैं कि एलजी बुलाए और फिर जोड़ तोड़ में तो बीजेपी माहिर है कमाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो कल ही इस वक्त फिर से जब आपसे जुड़ेंगे तो ये तस्वीर साफ होगी। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी हुई है, गुरुग्राम और अन्य ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजीव अरोड़ा, लेकिन उनके घर पर अब ईडी छोड़ दी गई है। बीजेपी पर एक बार फिर से मनीष सिसोदिया भड़क चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने तोता मैना फिर से छोड़ दिए हैं और यही तोता मैना फिर से ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि हम पर भी ज्यादातर आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो हमने देखा ईडी के घेरे में कैसे पिछले कुछ सालों में आया, जेल भी काटी, लेकिन एक बार फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो लगातार बड़ी खबर जहां पर आम आदमी पार्टी से सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी की खबर सामने आई है। गुरुग्राम और कई अन्य ठिकाने हैं संजीव अरोड़ा के, जहां पर लगातार ईडी की कई टीम दबिश दे रही हैं। अब नो डाउट जब ऐसी कार्रवाई होती है, पूरा विपक्ष मोदी सरकार और ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, लिहाजा आम आदमी पार्टी पर पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भड़कते नजर आए। उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी ने अपने तोता और मैना को फिर से खुला छोड़ दिया है ताकि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की कार्यप्रणाली पर शिकंजा कसा जाए, उनको दबोचा जाए और काम करने ना दिया जाए। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गुरुग्राम में और कई अन्य इलाकों में आम आदमी पार्टी से सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी हुई है। लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ जब्त होगा और आगे की कार्रवाई कैसे होगी, इसके लिए बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और उस इंतजार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जुड़ रहे हैं। केशव, ताजा जानकारी साझा करें और बताएं, संजीव अरोड़ा के जो ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, ये ईडी की रेड है और ये कई विदेशी ट्रांजैक्शंस को लेकर
ईडी को जब शक हुआ तो उन्होंने जो है गुड़गांव में उद्योग विहार स्थित 312 जो उनकी कंपनी है वहां पर रेड की है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो संजीव अरोड़ा हैं उन पर कई ठिकानों पर इस वक्त ईडी जो है वो रेड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है इस रेड पर लगातार जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है, यानी कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हों, अभी 12 बजे मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो स्वाभाविक सी बात है तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ जो है वो नजर आएंगे और अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई देंगे। देखिए केशव, आम आदमी पार्टी के नेता फिर से हमलावर हो रहे हैं और उन्होंने फिर से कहा है कि फिर से तोता मैना जैसी चाल जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल लगातार इन रेड पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, कह रही है ये सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग जैसा है। वैसे अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस रेड के बाद आम आदमी पार्टी के क्या आरोप रहते हैं और आने वाले समय में इसका कितना असर देखने को मिलता है। केशव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से हमारे सहयोगी बने हुए थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की है। पीएम मोदी भी आज मुलाकात करेंगे, भारत दौरे पर है मोलदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। पीएम नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात होगी, उससे पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों को लेकर यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आए हुए हैं। इससे पहले हमने मोहम्मद मोइजू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर देखा था और उससे पहले भी लगातार मोहम्मद मोइजू की सरकार और वहां के टूरिज्म को लेकर लगातार इंटरनेशनल सुर्खियां नजर आई थी, जहां पर हमने देखा था पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से लक्षद्वीप गए थे, वहां पर पूरा उन्होंने जमकर प्रचार किया। लक्षद्वीप जो हमारे खुद के आइलैंड है, उसके बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार गिरती चली गई और मालदीव सरकार के कई ऐसे नेता थे, मंत्री थे, स्पोक्स पर्सन थे जो लगातार इंडियन गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे थे कि इंडियन टूरिस्ट को मालदीव भेजिए। लेकिन उसके बाद कहानी पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न कर गई थी और अब मोहम्मद मोइजू दोबारा भारत के दौरे पर। बिल्कुल, एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में जाकर एक फोटो खींचा था, टूरिज्म को वहां पर एक्सप्लोर किया था, टूरिज्म को बढ़ावा दिया था। उसके बाद मोइजू जो है वो सुर्खियों में आए थे। उन्होंने उस समय के सुर जरूर भारत के खिलाफ रखे थे, लेकिन अब जब वो तीसरे कार्यकाल में शामिल हुए, अब वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों पर यह चर्चा होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इसी के साथ हमारे आज के न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही वक्त। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।